नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वप्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये वीडियो सीरीज हमारा चल रहा है। इसमें आज आप लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 8। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसकी सीरीज का जो पिछले 7 लेक्चर्स हो चुके हैं उसको ज़रूर देखें ताकि ये चीज़ें आगे समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। आज फ्रेंड्स हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा रोल है। उसके बिना हम वर्किंग नहीं कर सकते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपाइलर के ऊपर, इंटरप्रेटर के ऊपर, असेंबलर के ऊपर, असेंबली लैंग्वेज, लोडर, लिंकर, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये चीज़ें क्या होती हैं, इनका क्या यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पहले मैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, इनको समझा देता हूँ, फिर इनका डेफिनीशन स्टेप बाय स्टेप मैं अभी शो करूँगा। तो मैं जस्ट स्क्रॉल करते हुए चला जाऊँगा और आप लोग पॉज करके डेफिनीशन लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? जैसे कंपाइलर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। जैसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे C++, जावा, ठीक है, या पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो फ्रेंड्स क्या होता है, उसके साथ में कुछ सपोर्टिंग टूल्स इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है, जिसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनका यूज़ क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका ये सी प्रोग्रामिंग का एक कोड लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। मान लीजिए इसमें 3 जगह गलतियां हैं, यहाँ पे एरर है, ठीक है, एक यहाँ पे एरर है और एक यहाँ पे एरर है, ठीक है, 3 जगह एरर है। जब इसको रन करेंगे तो प्रोग्रामिंग के कोड में एरर है तो इसका आंसर आना पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि इसके एरर को कौन चेक करेगा? जैसे सपोज मान लीजिए मैं प्रोग्रामर हूँ और हमसे सुपीरियर हमारे साथ में नहीं खड़ा है, यानी कि टीचर या किसी की बात कर सकते हैं जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, तो इसके अंदर के एरर्स को चेक करके बता देता। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं खड़ा है हमारे साथ तो इसके अंदर एरर है या नहीं है हम कैसे जानेंगे? तो फ्रेंड्स, जब हम इसको रन करते हैं तो रन करते समय, जैसा कि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर वर्क करता है आपका। तो कंपाइलर क्या करता है, जैसे हम इसको रन करेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे कोड को रीड कर लेगा। यहाँ से रीड करेगा, ये सब सारी लाइनों को रीड कर लेगा। 13 लाइन है, 13 लाइन को रीड करेगा। रीड करने के बाद एक बार लास्ट में आपको बता देगा कि लाइन नंबर 6 में, लाइन नंबर 9 में और लाइन नंबर 12 में एरर है। जब आपको पता चल जाएगा कि इन लाइनों में यहाँ पे एरर है, तो फ्रेंड्स उन एरर्स को आप क्या करेंगे? ठीक कर देंगे। ठीक करने के बाद जब हम दोबारा कंपाइल करेंगे, इस प्रोग्राम को दोबारा हम रन करेंगे, तो क्या होगा, ये प्रोग्राम रन करके और एक और नई फाइल बना देगा यहाँ पे, जिसकी कोडिंग 0 और 1 में होगी, 0 और 1 में। और ये हमारा बाइनरी लैंग्वेज होता है फ्रेंड्स। सबको, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब तक ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इस पे सिस्टम आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और इस पे हमारा सिस्टम जाके वर्किंग करेगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट रिप्लाई करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 01 में एक नई फाइल डेवलप हुई है, ये हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड फ्रेंड्स। और सोर्स कोड क्या है? ये हमारा जो प्रोग्रामिंग की कोडिंग है, ये हमारा है सोर्स कोड फ्रेंड।
यहाँ से जब इस सोर्स कोड को हम कंपाइल करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कोड का एक नई फाइल क्रिएट होगा और उस पे जाके हमारा मशीन वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स इतना यूज होता है कंपाइलर का, यानी दो काम करता है कंपाइलर। पहला कि आपके लिखे हुए प्रोग्रामिंग के कोड में एरर्स को चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पे एरर है। एरर को चेक करने के बाद उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड की एक फाइल बना देगा और इस ऑब्जेक्ट कोड पे आपकी मशीन काम करने लगेगी, मशीन वर्क करेगी और फिर आपका रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो फ्रेंड्स आई थिंक कंपाइलर समझ में आ गया होगा। इसका दो यूज है, पहला तो जो आपका सोर्स कोड है इसके एरर को चेक करेगा और दूसरा इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट फ्रेंड, अब हम लोग इंटरप्रेटर के बारे में बात करेंगे। इंटरप्रेटर जो होता है इसका भी वर्क कंपाइलर की तरह से ही होता है, लेकिन इन दोनों में वर्किंग डिफरेंस है। वर्किंग डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए कि आप अगर इसको इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, ऊपर से पूरी लाइनों को रीड करेगा, देखेगा लाइन नंबर 6 में एरर है तो यहीं पे आपको ब्रेक कर देगा। जब तक इसके एरर को दूर नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। एरर को इसके जब ठीक कर लेंगे फिर आप दोबारा इंटरप्रेट करेंगे, तब ये ऊपर से फिर से शुरू से रीड करना शुरू करेगा, फिर आपको यहाँ पे ब्रेक करेगा, इसको ठीक करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, फिर शुरू से ये रीड करेगा, फिर आपको यहाँ पे ब्रेक कर देगा, फिर इसको ठीक करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और जहाँ पे एरर मिलेगा वहीं पे आपको स्टॉप कर देगा। और दूसरी चीज फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट कोड की कोई फाइल क्रिएट नहीं करता, इसको कन्वर्ट करता है 01 में, लेकिन ये जो 01 में ऑब्जेक्ट कोड इसका जनरेट होता है ये कहीं पे स्टोर नहीं होता फ्रेंड्स, इसकी कोई फाइल क्रिएट नहीं करता है इंटरप्रेटर। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फाइल जनरेट है इस पे मशीन आपकी काम करेगी ऑब्जेक्ट कोड पे, और मशीन के वर्किंग फिनिश करते ही ये ऑब्जेक्ट कोड आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स इंटरप्रेटर के द्वारा तैयार किया हुआ जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसे आप लोग स्टोर नहीं कर सकते, और जब भी आपको प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सोर्स कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी। सोर्स कोड को आप इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। फ्रेंड्स इंटरप्रेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड जो जनरेट होता है उसे इंटरमीडिएट कोड कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्टोर नहीं होता। तो जो भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा यानी 01 के फॉर्म में, ठीक है, उस पर मशीन वर्किंग करेगी, वर्किंग फिनिश होते ही जो है वो इंटरमीडिएट कोड आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी अगर आपको इंटरप्रेटर के थ्रू काम लेना है तो आपको सोर्स कोड चाहिए हर बार, जितनी बार आपको प्रोग्राम रन करना है उतनी बार सोर्स कोड को जब इंटरप्रेट करेंगे तब आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन फ्रेंड्स कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट कोड की एक सेपरेट फाइल बना देती है। अब इस फाइल को ही रन करके आप रिजल्ट ले सकते हैं, एप्लीकेशन को चला सकते हैं, उसके लिए आपको सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये दोनों डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम असेंबलर के बारे में बात करेंगे। असेंबलर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे C++, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है फ्रेंड्स, ये हार्डवेयर के बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे अगर प्रोग्रामिंग करनी है तब इसका यूज हम लोग करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर एरर है और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना तो पड़ेगा ही, तभी तो मशीन काम करेगी। उसके लिए असेंबलर यूज होता है। असेंबलर जस्ट लाइक अ कंपाइलर, कंपाइलर की तरह से ही काम करता है और सारी की सारी वर्किंग कंपाइलर की जैसे ही होती है। फ्रेंड्स लोडर एंड लिंकर, लोडर और लिंकर। लोडर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग ओपन करते हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब भी हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो रैम के ऊपर लोड होता है।
लोड होके तब काम करता है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपका जैसे ये रैम है, ये आपका रैम है और ये आपकी हार्ड डिस्क है और ये आपका सीपीयू है। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कंप्यूटर रन करते हैं, सीपीयू है, ये आपका हार्ड डिस्क है फ्रेंड। तो जब कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोर हो जाता है, या फाइल वगैरह सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में परमानेंट सेव रहता है। लेकिन जब हम उस एप्लीकेशन को रन करेंगे, उस एप्लीकेशन को चलाएंगे, तो जब तक हार्ड डिस्क में से वो एप्लीकेशन उठ के रैम के अंदर लोड नहीं होगा, रैम में नहीं आएगा, तब तक वो एप्लीकेशन रन नहीं करेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जब तक कोई भी एप्लीकेशन रैम के अंदर लोड नहीं होगा तब तक वो रन नहीं करेगा। इसके लिए कौन काम करता है? इसके लिए फ्रेंड्स काम करता है आपका लोडर। लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है और ये क्या करता है, किसी भी एप्लीकेशन को, जैसे आपने MS वर्ड खोला तो MS वर्ड हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो यहाँ से आके रैम के अंदर लोड होगा और लोड करने का काम लोडर का होता है। जब MS वर्ड रैम में लोड होगा तब वो ओपन होगा और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स लोडर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिंकर। फ्रेंड्स, लिंकर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। लिंकर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपका MS वर्ड का एप्लीकेशन यहाँ पे खुल चुका है, ये आपका MS वर्ड का एप्लीकेशन खुल गया है, आप इसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग करने के बाद जब आप फाइल को सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए जब सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक इतना छोटा सा पॉपअप बॉक्स खुल के आता है सेव का। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स खुल के आता है इसे डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सेव का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो ये जो डायलॉग बॉक्स डेवलप हुआ है इसके लिए भी प्रोग्रामिंग की गई है और इसकी प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग की फाइल है वो हार्ड डिस्क में ही स्टोर है। MS वर्ड फ्रेंड आपका यहाँ पे खुला है स्क्रीन पे, रैम के ऊपर MS वर्ड आपका चल रहा है, लेकिन MS वर्ड से रिलेटेड कम से कम हजारों लाखों फाइलें होती हैं जो वर्किंग फाइल होती है, जिसके हेल्प से इसके एक एक ऑप्शन काम करते हैं, वर्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो फाइलें सारी हमारी कहाँ रहती हैं? वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहती हैं। सारी फाइलें अगर एक साथ रैम के ऊपर लोड हो जाएंगी फ्रेंड, तो रैम हैवी हो जाएगा, सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, हैंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो भी वर्किंग फाइल्स होती है वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहती है। केवल एक फाइल खुलती है जो सबसे मेन फाइल होती है, कौन सी? winword.exe winword.exe फाइल खुलती है फ्रेंड्स। तो exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम खोलते हैं तो उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल ही हमारे स्क्रीन पे खुल के आता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये winword.exe के जितने भी ऑप्शन है उस ऑप्शन से उन ऑप्शन को वर्क करने वाली वर्किंग फाइलें जो है वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। तो फ्रेंड्स, इन वर्किंग फाइलों का और ये जो एप्लीकेशन आपने MS वर्ड का खोला है, इनमें एक लिंक स्टैब्लिश रहता है, एक लिंक बना के रखता है, कौन? लिंकर, ताकि जिसकी जब जरूरत पड़े आप क्लिक करें तो फाइल तुरंत यहाँ से खुल के रैम के ऊपर आ जाए और आप उसका वर्किंग कर सकें, उसका काम कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये काम होता है आपका लोडर और लिंकर का। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आपका कंपाइलर है, देखिए यहाँ पे समझाया हुआ है। अ कंपाइलर इज अ special program that process statement written in a particular programming language and turn them into machine language.
और कोड दैट कंप्यूटर्स प्रोसेसर यूजेस। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको कंप्यूटर का प्रोसेसर यूज करता है, प्रोसेसिंग करता है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये आपका सोर्स कोड है। सोर्स कोड को जब आप कंपाइल करेंगे तो प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा और उस ऑब्जेक्ट कोड पे प्रोसेसिंग होगा, देन मशीन आपकी उस पर वर्क करेगी। तो इस तरह से कंपाइलर का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कंपाइलर के द्वारा जनरेट किए हुए ऑब्जेक्ट कोड को हम किसी भी मशीन में यूज कर सकते हैं विदाउट सोर्स कोड। ठीक है फ्रेंड्स आपका ये इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर का भी वही काम है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करता है। यहाँ पे सोर्स कोड है फ्रेंड्स, आपने इंटरप्रेट किया तो प्रोसेसिंग हुई, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ। ये भी मशीन लैंग्वेज में ही रहेगा 0-1 के फॉर्म में, ताकि मशीन इस पे काम करे, लेकिन इसको इंटरमीडिएट कोड हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स। देन प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद यहाँ पे मशीन वर्क करेगा फ्रेंड्स। यहाँ इंटरप्रेटर गलती से हो गया है, यहाँ पे मशीन यानी सीपीयू, कंप्यूटर का प्रोसेसर यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे असेंबली लैंग्वेज। फ्रेंड्स ये देखिए, असेंबली लैंग्वेज मैं समझा चुका हूँ, और इस असेंबली लैंग्वेज में वर्किंग करने के लिए असेंबलर यूज होता है, जस्ट लाइक कंपाइलर वर्किंग करता है। तो फ्रेंड असेंबली लैंग्वेज क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो किसी भी डिवाइस के लिए प्रोग्रामिंग करने का काम करता है, किसी भी हार्डवेयर के लिए। फ्रेंड्स ये आपका लोडर, ये देखिए लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम एंड लाइब्रेरी फ्रॉम हार्ड डिस्क इनटू द रैम। फ्रेंड्स लिंकर है, ये सभी प्रोग्रामिंग फाइल्स को लिंक बना के रखता है। फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक मैं समझा चुका हूँ, आप लोग केवल पॉज कर करके इनकी डेफिनेशन लिखते जाएंगे तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए इसमें इंटरप्रेटर काम करता है। फ्रेंड्स सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड यानी कि प्रोग्रामर के द्वारा की हुई कोडिंग सोर्स कोड है, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड में, देन मशीन उस पर काम करती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस है, डिबगिंग इज अ प्रोसेस। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बग यानी होता है एरर, यानी आपके प्रोग्राम में कोई एरर है उसे हम लोग बग कहेंगे, और उस बग को यानी एरर को ठीक करना डिबग कहलाता है। डिबग यानी एरर को दूर करना, एरर फ्री कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रोसेस को हम लोग डिबगिंग कहते हैं फ्रेंड्स। यानी आप अगर आपके प्रोग्राम में एरर है, आप एरर को फाइंड करके दूर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए डिबगिंग इज द प्रोसेस वेयर एरर्स इन द प्रोग्राम्स इज फेच्ड एंड फिक्स्ड। उसको आप सर्च करेंगे और उसको फिक्स कर देंगे, देन आपका प्रोग्राम रन करेगा। नेक्स्ट जो एरर को फिक्स करता है उसे हम लोग डिबगर कहते हैं फ्रेंड्स। एक स्टेटमेंट और आता है डिबगर। तो डिबगर कौन है, जो डिबगिंग कर रहा है उसी को डिबगर बोलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स आर प्री रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन एनी लैंग्वेज, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा उसकी मीनिंग पहले से डिस्क्राइब की गई होती है। मीन्स आप ऐसे समझिए, कीवर्ड क्या होते हैं फ्रेंड, जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम वर्किंग करते हैं तो उसके सिंटैक्स का, उसके कमांड्स का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी कमांड है, कोई भी फंक्शन है, उसकी
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्री रिजर्व लाइब्रेरी बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस लाइब्रेरी में उसका मीनिंग डिफाइन होता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। उसे उस वर्ड का मीनिंग डिफाइन होता है फ्रेंड्स कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, और उसी के हेल्प से हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्किंग कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड यानी जैसे आपका मान लीजिए फॉर है, इफ कंडीशन है, वाइल है, ये सभी आपके कीवर्ड्स होते हैं और इनका पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट फ्रेंड, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? जैसे हम लोग कोई भी नेम डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइन जो भी नेम होगा, यानी कि वेरिएबल नेम हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट नेम हो सकता है, या फंक्शन का नेम हो सकता है, जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा, उसे हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक प्रोग्राम का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए, आपका ये एक प्रोग्राम है, इसमें देखिए ए और बी दो वेरिएबल है जिसमें नंबर इनपुट किया हुआ है। ठीक है, ए में एक नंबर, बी में दो नंबर इनपुट किया है, दूसरा नंबर, और सी में दोनों को ऐड किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए और बी जो है, ये हमारे ए और बी और सी ये हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर किस में है, ए में, सेकंड नंबर बी में, और रिजल्ट किस में है, सी में। तो फ्रेंड्स इसको, ये हमारा प्रोग्राम है, ये पाइथन का प्रोग्राम है दो नंबर को ऐड करने का। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। F5 प्रेस करेंगे तो ये हमारा रन करेगा। फ्रेंड्स ये देखिए रन हो गया। इंटर फर्स्ट नंबर का मैसेज आया, फर्स्ट नंबर हमने इनपुट किया, सेकंड नंबर हमने इनपुट किया, और इन दोनों का एडिशन आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। तो फ्रेंड्स ये है। अब जैसे मान लीजिए अभी रिजल्ट आ गया फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पे हमने गलती कर दी, कॉमा हटा दिया। अब इसको सेव करेंगे और F5 से रन करेंगे। ये सेव करने के लिए ये देखिए एरर आ गया फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे इंटरप्रेटर ने वर्किंग की और उसको यहाँ एरर मिला तो एरर आ गया। तो यही काम होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे और इसके बाद फिर से इसको सेव करेंगे, कंट्रोल S, और अगेन F5 प्रेस करेंगे फ्रेंड्स। कंट्रोल S काम नहीं कर रहा है लग रहा है, तो ये रन करेगा और ये आपका देखिए 8 7 8 9 17 ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स जो टॉपिक समझ में ना आया उसको रिमाइंड करके 2 बार 3 बार देखिए, चीजें समझ में आएंगी, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स जो टॉपिक समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल कर रहे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नेम लिख के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।